जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस मार्ग के विचलन को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि अगर ये यहाँ से अगर हम मानते हैं कि ये क्या है, माध्यम 1 है, ये क्या है, माध्यम 1, और ये क्या है, माध्यम 2। अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती है, मतलब माध्यम 1 से आती है और माध्यम 2 में, उसको तो ऐसे चला जाना चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होता है, वो या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या फिर अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आया कि भैया माध्यम क्या होता है। माध्यम, सबसे पहली समस्या यही आई कि माध्यम क्या होता है, या फिर क्या होगा कि कब माध्यम में, किस माध्यम से किस माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ और अभिलंब से दूर मुड़ेगी। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि माध्यम क्या होता है। ठीक है। जो भी दुनिया में, इस प्रकृति में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक माध्यम है। वो क्या है, एक माध्यम है। जैसे वायु क्या है, वायु मतलब एयर एक माध्यम है। जल, वाटर क्या है, एक माध्यम है। ठीक है। तो वो अलग अलग माध्यम है। जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, एक माध्यम है। बस क्या होता है कि कुछ माध्यम होते हैं जो सघन होते हैं और कुछ माध्यम क्या होते हैं, विरल होते हैं। तो माध्यम कैसे हो गए, माध्यम कितने प्रकार के हो गए, माध्यम जो होते हैं, माध्यम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। माध्यम क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, होते हैं, वो है विरल माध्यम और सघन माध्यम। जब भी बोला जाए, जैसे बोल दिया भैया ये कोई माध्यम दिया गया, बोला गया वाटर कैसा माध्यम है, या फिर बोला जाए कि एयर कैसा माध्यम है, नहीं बता सकते हैं। जब भी हमको सघन और विरल की बात की जाएगी 2 माध्यम देना जरूरी है। जैसे यदि कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, वो पाया है 500 अंक, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये इसने ज्यादा पाया है या कम पाया है, ये ज्यादा पाया है या कम पाया है। इसके लिए हमको जरूरी है, ये बात जरूरी है कि 2 लोगों का होना जरूरी है, 2 स्टूडेंट होने चाहिए। अगर एक 500 पाया है, एक 550 पाया है, तभी तो हम बता पाएंगे कि एक ने 500 पाया है और दूसरा 550, यानी कि 50 नंबर इससे ज्यादा पाया है, या फिर दूसरा वाला 50 नंबर इससे कम पाया है। तो सघन और विरल के लिए यही जरूरी है कि जब भी हम सघन और विरल की बात करते हैं तो 2 माध्यम का होना जरूरी है। ठीक है। तो ये क्या है, एक माध्यम क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, एक माध्यम हो गया सघन माध्यम। माध्यम कैसे होते हैं, जो कणों से मिलके बने होंगे। कोई भी माध्यम है वो कणों से मिलके बना होगा, छोटे छोटे जो कण होंगे उनसे मिलके बना होगा। अगर कण जो है वो दूर दूर है, जो कण है, जिन कणों से मिलके ये माध्यम बना है वो कण दूर दूर है, तो ये कैसा, ये कण इसके दूर दूर हैं। और सघन माध्यम के कण कैसे होंगे, पास पास होंगे। इनके बीच की दूरी जो है वो कम होगी और इनके बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई यदि कणों के बीच की दूरी कम है, यदि कणों के बीच की दूरी कम है तो प्रकाश को चलने में इसमें कम समस्या होगी। कम समस्या होने का मतलब इसमें जो वेग होगा, प्रकाश की जो चाल होगी, इसमें जो होगा प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसके कण दूर दूर हैं। और जब कण दूर दूर हैं तो चलने में दिक्कत कम होगी, और जब चलने में दिक्कत कम होगी तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। अब सघन माध्यम में क्या होगा, सघन माध्यम में होता है कण पास पास होते हैं। यदि कण पास पास होंगे तो चलने में दिक्कत ज्यादा होगी, और चलने में दिक्कत ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जब कण पास पास होंगे, चलने में दिक्कत ज्यादा होगी, तो प्रकाश की जो चाल होगी, वो प्रकाश की चाल जो होगी इसमें क्या होगी,
कम होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। जैसे कि भैया इसको नापने के लिए एक नाम दिया गया, उसको क्या बोला गया, प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व। आप लोगों को पता होगा कि घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास डिवाइड बाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि जैसे ये कोई घन है, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई घन है, ये कोई घन है, तो इसका कोई क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ये डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में इसके जो मास हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, मतलब इसके जो कण है वो ज्यादा कण, एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा कण आ रहे हैं, इसका मतलब घनत्व इसका ज्यादा है। और घनत्व कम होने का मतलब है, घनत्व कम होने का मतलब ये हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो उसके कण हैं, जिन कणों से मिलकर वो बना हुआ है, उसके कण कम आए हुए हैं। कम आने का मतलब है इसका घनत्व कम है। उसी प्रकार से हम बोलते हैं कि जो अगर विरल माध्यम और सघन माध्यम की बात करें तो प्रकाशीय घनत्व यदि ज्यादा है, प्रकाशीय घनत्व ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है, इसका जो प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की जो चाल होगी वो क्या होगी, कम होगी। यदि प्रकाशीय घनत्व ज्यादा है तो प्रकाश की चाल कम होगी, और यह माध्यम कैसा होगा, सघन माध्यम होगा, क्योंकि कण पास पास होंगे। ठीक, और यदि प्रकाशीय घनत्व का मान कम है, प्रकाशीय घनत्व का मान कम है, और इसके बाद तो फिर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, मतलब इसको हम लिखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हो गया, अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी को एक बार ऑप्टिकल डेंसिटी के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि भैया प्रकाश कैसा चल रहा है, उसमें धीमा चल रहा है कि तेज चल रहा है। इससे यह पता लगा सकते हैं कि जो हमारा माध्यम है वो सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके कण है वो पास पास हैं, मतलब उसका घनत्व ज्यादा है पर कण उसके पास पास हैं, और कण पास पास होने से उसको प्रकाश को चलने में दिक्कत ज्यादा होगी, और दिक्कत ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। वो कैसा माध्यम है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो वेग कैसा होगा, कम होगा। यदि वेग कम है तो ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो वेग कैसा होगा, इसमें प्रकाश का जो चाल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा होने का मतलब ये कौन सा माध्यम है भैया, ये विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ में आया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ऑप्टिकल डेंसिटी के। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता है तो क्या होता है, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा तो उस प्रकाश की चाल उसमें कम होगी। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, यानी कि इन दोनों में व्युत्क्रम अनुपात होता है। ठीक, यह बात आपको समझ में आई। अब ऑप्टिकल डेंसिटी को नापने के लिए, ऑप्टिकल डेंसिटी को मापने के लिए क्या होता है, एक नाम दिया गया, उसको बोला गया क्या, अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक, एक नाम दिया गया अपवर्तनांक। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये बोला गया, ये क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी को नापने वाला एक नाम दे दिया गया कि भाई कैसे बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते रहे, इसका क्या है, उसका क्या है। तो एक नाम दिया गया कि इसको एक नाम दिया गया, उस नाम को क्या बोला गया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम लिखते किससे हैं, म्यू से। ठीक, अपवर्तनांक एक नाम दिया गया, इस अपवर्तनांक को बोला गया कि ऑप्टिकल डेंसिटी का नाम ही अपवर्तनांक है। यदि अपवर्तनांक ज्यादा है, यदि अपवर्तनांक ज्यादा है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वेग इसमें कम है, प्रकाश की चाल इसमें कम है। ठीक है, प्रकाश की चाल कम। और यदि अपवर्तनांक कम तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम और प्रकाश की चाल ज्यादा। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो ये है म्यू का व्युत्क्रमानुपात होता है v से। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार आप कमेंट करेंगे यह समझ में नहीं आया, एक बार हम फिर से समझाएंगे, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए। वैसे आपको मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन देख लीजिए एक बार फिर से। एक बार फिर से का मतलब यह हुआ कि अपवर्तनांक बढ़ने का मतलब है, जैसे यदि किसी भी प्रकाश की चाल बोला गया कि भैया इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, मान लीजिए बोला गया प्रकाश की चाल ज्यादा है। यदि प्रकाश की चाल ज्यादा है तो इसका मतलब माध्यम कैसा हो गया, विरल माध्यम है। और विरल माध्यम का मतलब हुआ कि ये अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा। अपवर्तनांक कम होगा और ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो भी कम होती है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। अब एक बात आती है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एक बार इसको मिटाते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, एयर में। प्रकाश की चाल निर्वात में या फिर एयर में, दोनों सेम ही होती है। निर्वात में, एयर में माना जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसमें होती है। तो ये बोला ये निरपेक्ष अपवर्तनांक ये बताता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है और जिस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक की हम बात कर रहे हैं उस माध्यम में, किसी माध्यम की बात हम करेंगे कि इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। दोनों का यदि हम अनुपात लेते हैं, निरपेक्षता का मतलब ही है वो किसी न किसी के सापेक्ष में बात करना। तो हम एक सापेक्ष मानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है और उस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम पता कर रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, दोनों का अनुपात लिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसको म्यू एम से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम म्यू एम बराबर अगर लिखें तो ये हम लिख सकते हैं C/V। C/V, सी क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में, और भी का मतलब हुआ प्रकाश की चाल उस माध्यम में, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल उस माध्यम में, उस माध्यम में जिस माध्यम का हम निरपेक्ष अपवर्तनांक पता कर रहे हैं, जिस माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक पता कर रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल क्या है, ये दोनों का अनुपात निकाल लिया जाए तो इस बात का पता चल जाएगा इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक ये बताएगा कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना तेज हो सकती है। ठीक है, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, तो ये अपवर्तनांक बताएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको ये बताएगा कि किस माध्यम में कितना तेज प्रकाश ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, ठीक है, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम आते हैं। जैसे उसमें 2 नियम थे वैसे इसमें भी 2 नियम है। 2 नियम कौन कौन से हैं आगे देखते हैं।
नियम को देखने से पहले एक बात छूट गई थी, वो भी आप लोग देख लीजिए। वो क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जैसे यदि हम सघन ये माध्यम 1 को अगर हम बोल दें कि ये विरल माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं रेयर, और इसको बोलेंगे हम, अगर हम सघन माध्यम, इसको बोल देते हैं सघन माध्यम, मतलब इसको बोलते हैं डेंसर, ठीक है। ये रेयर है, ये डेंसर है। तो यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की साइड मुड़ जाती है। क्या बोला कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो उसको जाना ऐसे चाहिए था, प्रकाश किरण ऐसे आई, यहां से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब के साइड मुड़ जाती है विरल से सघन में जाने पर। उल्टा होता है जब सघन से विरल में जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? यदि सघन से विरल में जाएगी, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यही दो चीजें थी जो छूट गई थी, ये आपको जानना जरूरी है। पहली बात क्या कि यदि विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कोई भी प्रकाश किरण, यदि हम प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में ले जाएंगे या विरल से सघन में ले जाएंगे। अब आते हैं नियम पे। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है? ये क्या चीज है? आपतित प्रकाश किरण। ये क्या? आपतित प्रकाश किरण। ये क्या? परावर्तित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित की प्रकाश किरण, और ये क्या है? अभिलंब। पहला नियम सेम है, जैसे उसमें था वैसे इसमें है, बस उसमें जो है परावर्तित था, इसमें अपवर्तित है। बस क्या कहना है कि पहला नियम जो है वो बोलता है कि आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है? एक तल है, तो इसी तल में जो है आपतित और अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम बोलता है यदि ये माध्यम एक है तो इसका कुछ ना कुछ तो वही अपवर्तनांक होगा, उसको हम μ1 मान लेते हैं। और ये माध्यम 2 है तो अगर माध्यम अलग है तो इसका अपवर्तनांक भी अलग होगा। ये क्या है? इसका अपवर्तनांक 2, इसका μ2 है, ठीक। μ1 और μ2। तो नियम 2 को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। नियम 2 को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। यह नियम क्या बोलता है कि इनका अपवर्तनांक और इनसे जो कोण बन रहा है, ये अभिलंब से जो I कोण बन रहा है, इसका साइन बराबर होगा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और दूसरे कोण, जो कोण बना रहा है ये अभिलंब से, इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। ये नियम नंबर 2 है, ठीक। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जहां तक हो सके हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक भी करिए। और डिसलाइक क्यों किया ये जरूर बताइए, जिससे हम अगले वाली वीडियो में उसको सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।